चलो भाई आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। आदर्श कुछ ले रहे हैं, अच्छा उठाती नहीं है। आदर्श मैं एक बार कॉल कर चुकी थी, दोबारा कॉल करोगे तो फिर कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, पूरा टाइम बिजी रहती हूँ मैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से देखो। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इसके बाद एनसीईआरटी वाले करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम। वो कह रहा है हाफ लाइफ, भाई जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ थी, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला ए नॉट बाय 2k हमने सॉल्व किया है। भाई सारे फॉर्मूले अपने टिप्स पे ना याद रख लो, ठीक है। 2-3 बार लिखोगे और 2-3 बार इस तरीके से देखोगे तो अरुण, हाँ प्रिया बोलो, दिव्या प्रिया हैंड रेज किया है तो याद हो जाएगा आपको। हाँ प्रिया दिव्या कुछ कह रहे हो? मैम गलती हो गया। T1 हाफ आपके पास जो है वो किसके लिए होता है भाई, ये इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो है टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, T1 हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.693 अपॉन में के होती है। वो बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की सेम है, यानी कि वो क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो लिखा रहता है ना उसको फॉलो करिए। वो ये कह रहा है कि ये वाला टी हाफ और ये वाला टी हाफ दोनों इक्वल है, यानी कि ए नॉट बाय 2k इक्वल टू है 0.693 बाय के। यस और नो? आया ना भाई? यस मैम। यस मैम। हाँ यस ठीक है। मैम। चलो अब वो ये बात बोल रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये इक्वल कह दिया उसने। देन द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दी जीरो ऑर्डर। वो कह रहा है रेशियो निकालना है रेट का। भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं डी ए बाय डी पी फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखती हूँ तो वो कितना आता है आपका, के ए, हाँ या ना, यही आएगा, एस के ए नॉट, यही आता है ना भैया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर लिखूंगी। और सेकेंड ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर के लिए ये किसके लिए आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो होता है, रेट इक्वल टू भी क्या होगा भाई आपका जीरो ऑर्डर के लिए, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, है ना। तो मुझे रेशो बताना है किस किस का, के ए नॉट अपॉन में के का रेशियो बताना है। बात समझ में आई? फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का कहा था ना उसने, कि ए नॉट अपॉन में के का। क्या अगर मैं इस के को इधर ले जाऊं, ये वाली इस वाले को देखो, इस वाले पार्ट को, क्या अगर मैं अपना ये कर सकती हूँ, यहाँ पे के इधर ले जाऊं, के ए नॉट अपॉन में के, टू ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.693। आ गया भाई आंसर हिमांशु? यस मैम। ऐसे ही कुछ करेंगे इसको, यस मैम। ठीक है बच्चे। ना समझ में आए तो पूछ लेना। शिवम क्लियर है बच्चे? क्या किया, पहले दोनों हाफ लाइफ को एक दूसरे के इक्वल लिखा। उसने मुझे रेट बोला था, किसका निकालना था रेट, नहीं आया आदर्श को। उसने आदर्श उसने मुझे उसने क्वेश्चन में जो बोला था उस हिसाब से चलेंगे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सेम। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो सेम है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है आपको। क्लियर है वैशाली भाई? T1 हाफ जीरो ऑर्डर और T1 हाफ जो है इक्वल टू हो गया किसके, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के। इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल लिखी, लेकिन वो मुझसे रेशियो किसका निकालने के लिए बोल रहा है, इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट निकालना है मुझे किस किस का भाई, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट की वैल्यू होती है वो होती है के ए नॉट, इनिशियल रेट अगर उसने बोला है। और रेट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है भाई, ओनली के। जीरो ऑर्डर में के की पावर 0 हो जाता है, 1 हो जाता था ना रेट, है ना। तो रेशो मुझे इन दोनों का निकालना है। तो अब मैं इसी वाले को अपने जो मेरे एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इनको के को इस तरफ लेगी तो के ए नॉट बन गया ये, आया ना फर्स्ट ऑर्डर, और ये जीरो ऑर्डर, और ये 2 चला गया ऊपर, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 2 मल्टीप्लाई 0.693 आ गया। क्लियर है भाई? क्लियर है आपको, है ना भाई? काजल क्लियर है ना? आदित्य, अनुजा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो इस तरीके का क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पहले O3 वाला भी एक क्वेश्चन कराया, किसी ने अगर O3 वाले को ध्यान दिया हो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। क्या, ये जो फास्ट लिखा ना, जब भी तुम्हारे पास भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ ये फास्ट लिखा हो, तो तुम इसको ये समझना कि ये क्या लगा हुआ है, इक्विलिब्रियम का है। वैसे जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन जो है यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ हो, या फिर अगर ऐसा भी आ जाए तो भी आप फास्ट की जगह क्या मानोगे कि यहाँ पे क्या है, के मतलब इक्विलिब्रियम में चल रहा है। भाई इक्विलिब्रियम में चलने के लिए हमने क्वेश्चन किए थे, याद है कि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा इसमें, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू NO
भाई ये मैं अभी मैंने स्टार्ट इधर से ही क्यों कर दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं कल ये आधा करवा चुकी थी। ठीक है भाई, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली वो जरा सुने जरा क्या होगा। भाई मेरे पास जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है इसको समझो, ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा है, एक फास्ट है एक स्लो है, तो रेट में किसका लिखूंगी भाई? मैम स्लो का। मैम स्लो का। स्लो का, स्लो है ना? का। रेट जो है भाई वो मैं लिखूंगी स्लो वाली रिएक्शन का, तो रेट इक्वल टू जो स्लो वाली रिएक्शन है वो कौन सी है? ये वाली। तो इसके लिए जो रेट की वैल्यू आएगी वो आएगी के NOBR2 और NO। अब मैं यही क्यों नहीं रेट मान रही और अपने ऑप्शन में मुझे ये ऑप्शन दिख भी रहा है, तो मैं ये थर्ड ऑप्शन इसको क्यों नहीं करेक्ट कर रही? मैं थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं लगाऊंगी, आपके एग्जाम में भी आएगा, याद रखना, ये जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें नीट में भी आ चुका है, दोनों जगह आया हुआ है। क्यों नहीं कर रही हूँ मैं ये? और इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें के इक्विलिब्रियम का साइन बन रहा होगा। ये क्यों नहीं लगा रही हूँ मैं? क्योंकि इसमें NOBR2 टर्म है जो कि मेरी इंटरमीडिएट है ना, तो वो मेरे पास रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में। क्या है ये? इंटरमीडिएट मतलब बीच में बना, बीच में ही खत्म हो गया। तो इस टर्म को मुझे यहाँ से हटाना है, मुझे ये टर्म अपनी रेट में नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? रेट में मुझे ये वाली टर्म नहीं चाहिए NOBR2। तो मैं क्या करूंगी इस वाली टर्म को हटाने के लिए? जो मेरा के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम यही है ना? के इक्विलिब्रियम क्या है भाई? वैभव ने इसका आंसर दे दिया भाई। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या है? NOBR2 NO ब्रोमीन Br। ठीक है, और मेरा अगर मुझे NaBr2 की कंसेंट्रेशन बतानी है कि क्या होगी, तो NOBr2 को अलग लिखा और क्या लिख लूंगी इसकी जगह? के इक्विलिब्रियम NO की कंसेंट्रेशन और ब्रोमीन 2 की। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ भाई आदर्श? ये ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि मेरे ये जो NOBr2 है ये इन टर्म्स ऑफ NO या फिर ब्रोमीन 2 आ जाए, जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उसकी टर्म्स में आ जाए। तो NOBr2 की जगह अब मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पर? NOBr2 की जगह मैं क्या लिखूंगी वहां क्वेश्चन में? रेट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। एक NO तो भाई पहले से था ना, एक NO पहले से यहाँ पे ये वाला दिख रहा है भाई, हाँ या ना? एक तो भाई सोया मत करो, क्लास के अंदर जगे रहा करो, ठीक है? यस मैम नहीं बोलना। लेकिन मुझे पता चला है भाई कि तुम भाई क्लास के अंदर सोते हो और फिर थोड़ी देर बाद जागते हो और ऐसे झपकी मारते हो, अरे मैम क्या बोला था, फिर से रिपीट करना, समझ नहीं आया। के इक्विलिब्रियम और के मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया के डैश। ठीक है, NO और NO मिलके क्या हो जाएगा? NO का स्क्वायर और ब्रोमीन 2। अगर जिसने मेरी ये वाली जो क्लास है मैंने करवाया था जब, तो इसमें मैंने 2-3 एग्जांपल और करवाए थे, अच्छे से याद है भाई? अमरीन ली थी, अमरीन तो आज पहली बार दिखती है। ठीक है भाई आंचल? हाँ भाई अभय बोलो। मैम हमने ली थी। मतलब मैम कैन यू रिपीट दिस? क्या रिपीट करना है हिमांशु? मैम ये जो आर से आपने चालू किया था कि आप मुझसे पूछो कि ये कैसे आया वो कैसे आया, तो ही मैं बता पाऊंगी कि तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने सुना, आपको कोई टर्म है जो समझ नहीं आई कि ये कहाँ से आई। देखो रेट इक्वल टू मैंने स्लो वाली के लिए क्या लिखा? के NOBR2 और NO, राइट? क्यों लिखा ये? रेट जो है मैं इसका लिखूंगी ना मैं स्लो वाली का, हिमांशु यही आएगा NOBR2 और NO। ठीक है, अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, ये जो फास्ट लिखा है या फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन बनाए, तो आप ये इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम का साइन है के इक्विलिब्रियम इक्वल टू NOBR2 अपॉन में NO ब्रोमीन 2, हाँ या ना? यही होगा ना? यस मैम। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ से मैं NOBR2 की जो कंसंट्रेशन है वो निकाल लूंगी। NOBR2 दही रखा, के इक्विलिब्रियम NO मल्टीप्लाई बाय ब्रोमीन 2। क्लियर है? ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास? NOBR2 की। नेक्स्ट आ जो, अब मैंने क्या किया है, ये जो NOBR2 की कंसंट्रेशन निकाली है, वो जो मेरा रेट था ना, ये रेट था ना, इसमें मैंने NOBR2 की कंसंट्रेशन जो यहाँ से निकाली उसको यहाँ पे पुट कर दिया है बस। वो क्या निकली थी? NOBR2, तो NOBR2 मैंने यहाँ पुट कर दिया और NO वहां पहले से था। समझ में आ गया? के और के इक्विलिब्रियम मिला के एक नया कांस्टेंट बन गया ये। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? ये भी आ सकता है, with respect to NO the order of the reaction is 2। वेरी गुड भाई। NO के रिस्पेक्ट में 2 है, ब्रोमीन 2 के रिस्पेक्ट में 1 है, और ओवरऑल जो रेट है वो क्या है आपका? 3 है। तो यहाँ पर मेरे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो भी क्वेश्चन थे अभी के लिए खत्म करते हैं। अभी हम जरा इजी क्वेश्चन, थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अच्छे वाले लेवल के हैं, उन्हें जरा ध्यान से देखो और करते हैं।
आपका भी कोई क्वेश्चन हो और आज के बाद क्लास थोड़ा लंबी चलेगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि 1.25 घंटा आप 1.5 घंटा थोड़ा सा रुको, ठीक है भाई, अगर लाइट रही मेरे पास वहां तो ठीक है, हम सारे जो क्वेश्चन है वो कर ले। क्या था आपने, मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। अरीबा कल हमने ना वॉल्यूम वाला पार्ट जो है वो किया था, क्योंकि वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज होता है, प्रेशर के साथ जो रिएक्शन है वो किस तरीके से, मतलब प्रेशर चेंज होता है तो कैसे होता है, आप रिकॉर्डेड देख लेना एक बार, सूडो फर्स्ट ऑर्डर सूडो सेकंड ठीक है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो सेकंड ऑर्डर किया था, और प्रेशर और वॉल्यूम अगर डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्या बच्चे, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी वही पंडित से, कहाँ से? पंडित विष्णु मैम, विष्णु ग्रुप मैम। डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, हाँ ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ओ ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे बिटली लिंक है ना, उसमें डाला हुआ है वहां पे रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट आंसर अभी बात करते हैं इस बारे में, क्लास ले लेते हैं पहले। डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, भाई रेट कांस्टेंट की डायमेंशन भी बतानी है। मैंने पहले ही बताया कि हम रेट जो है, ऑर्डर जो रिएक्शन का है वो केमिकल रिएक्शन देख के नहीं पता कर सकते भाई, रेट को देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेट लॉ लिखा है फर्स्ट वाले के लिए, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है वो 2 है। उसने एक और टर्म लिखी है भाई, रेट कांस्टेंट, एक का बता रही हूँ, बाकियों का अपने आप करोगे, सिर्फ एक का बता रही हूँ, रेट कांस्टेंट बताना है, यानी कि के का जो डायमेंशन है मतलब यूनिट है वो बतानी है। एक का बता रही हूँ, बाकियों के अपने आप करोगे, और ध्यान से सुन लेना, फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। रेट, क्योंकि बहुत इजी बात है भाई, रेट की यूनिट कभी चेंज नहीं होगी, आपकी रेट की यूनिट हमेशा सेम रहेगी, क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है भाई काजल। यस मैम, रेट की यूनिट कभी चेंज नहीं होगी, वो रहेगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब भाई वैभव ये मत करो, कमेंट में अभी आंसर मत करो, बच्चे ना मोबाइल में देखते हैं तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कमेंट ऊपर आते रहते हैं, ठीक है। जब मैं पूछूं जिस चीज का आंसर की अब कमेंट करो तब करना, नहीं तो मुझे फिर कमेंट, ठीक है, ठीक है अंजलि। मैं ये बात भूल जाती हूँ क्लास में बार बार, क्योंकि मैंने मोबाइल से ज्वाइन करके देखा है कि दिक्कत होती है फिर क्लास में, है ना भाई हिमांशु? यस मैम, यस मैम। फिर मैम को बताना पड़ता है ना, मैम को तो नहीं पता रहती ना, मैम को कंप्यूटर से ले रही है, फोन पे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ठीक है। चलो, रेट इक्वल टू जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मुझे यूनिट किसकी निकालनी है, के की, और एनओ की, एनओ एक कंसंट्रेशन है, और इसी यूनिट जो है वो क्या है, मोल पर लीटर, और ये क्या डाला हुआ है अभी ऊपर से 2, ठीक है। तो एक तरीका तो है, आप इस 2 को यहाँ इसके नीचे भेजो, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करो और के की यूनिट निकाल लो, हाँ या ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये आ गया मोल लिखा आपने, इसको मोल का स्क्वायर, लीटर का माइनस का 2, इसको जो जो कट रहे हैं जो जैसा हो रहा है उसके साथ करो। और एक मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, जनरल फॉर्मूला, अगर जिस बच्चे ने ये याद कर लिया जनरल फॉर्मूला, तो उसको ये सब करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट कर सकता है। जनरल फॉर्मूला मैं मोल पर लीटर n की पावर -1 और पर सेकंड, नहीं, मोल पर, मुझे बताने दो, मोल पर लीटर 1 माइनस n क्या होता है भाई, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, क्लियर है, हाँ या ना, यही होता है ना। यस मैम। दीपक है क्लास में, अंजलि क्लियर है भाई, अंजिला, अनुजा, ठीक है, ठीक है। अरीबा, जो जनरल फॉर्मूला है वो है मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, और अगर मैं इसको 1 माइनस n की जगह, कभी कभी मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब मैं दूसरी बात कहती हूँ इसी के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, इसको आपस में चेंज करके, मैं कभी कभी आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन ही ना हो, इसकी जगह ऑप्शन में आपको क्या गिवन हो, आपका लीटर, मोल और n-1, बोलो भाई, लीटर, मोल, n-1 अगर इसकी जगह गिवन हो जाएगा, लीटर पर मोल, ठीक है भाई। तो यूनिट जो है इस तरीके से चाहिए, क्या पता ऑप्शन में ये गिवन हो आपको भाई, मोल पर लीटर 1 माइनस n सीखा था, तो आपको पता होना चाहिए भाई, इससे मैं ये भी बना सकती हूँ, कर सकते हो ना, इससे ये बन सकता है ना मेरा, यस मैम, दीपक बन सकता है भाई, क्या गलत तो नहीं लिखा ना कुछ, देखो जरा, मोल पर लीटर 1 माइनस n है, मैंने किया क्या है यहाँ पे, इन दोनों को आपस में क्या, ये ऐसे था, मोल लीटर 1 माइनस n, मैं एक क्वेश्चन, मतलब मुझे ये बात इसलिए याद आई कि एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन मतलब एक उसमें देखा, तो मैं उस ऑप्शन में अपना ये वाला ऑप्शन ढूंढने में लग गया, और पूरे उसमें तो ये ऑप्शन था ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो भाई इसका मतलब कि मैं इसको उल्टा कर दूं, लीटर, मोल,
तो मैं पावर्स को रिवर्स कर देते हैं, ये बात तो हमें पता है भाई। अगर मैं इधर का इनवर्स करती हूँ तो पावर की भी साइन चेंज कर देती हूँ, n-1 मैंने पावर में कर दिया और पर सेकंड के साथ कुछ नहीं होता, यही चेंज होता है। क्लियर है? तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं फॉर जनरल फॉर्मूला। अब n इसमें क्या है, n इज द, ये जनरल फॉर्मूला है आपका, याद रखना k के लिए, k निकालने के लिए। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऊपर वाले में मेरा जो k का जो वो ऑर्डर आया था वो सेकंड ऑर्डर आया था, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी भाई सेकंड ऑर्डर की? मोल इनवर्स लीटर स्मॉल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। बस 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 आ गया, बस सबको आ गया ना, के की यूनिट निकालना इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ठीक है। चलो भाई अनुजा इधर देखो जरा मैं क्या बोल रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो ऑर्डर है, अनुजा तो क्या तुम मुझे बता सकती हो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो रेट है, सिर्फ अनुजा बोलेगी, ऐसे ही मैं किसी एक से पूछूंगी वही आंसर करेगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो क्या है, बता रही हैं? चलो दीपिका यादव तुम बता सकती हो, दीपिका यादव, दिव्या या फिर मीना सोनी? हाँ बोलो 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 दिव्या, बोलो, चलो बोलो, तुम बोलो दिव्या। मैम सेकंड वाले क्वेश्चन में ना, हाँ सेकंड वाली। मैम रेट ना 1/2a, नो मैम 1/2 dA/dt। अरे नहीं नहीं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है मुझे, कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर लिखना है रिएक्शन का। ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ ये वाला पॉइंट, ये रेट, यहाँ से बताओ मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, आपको सिर्फ यही देखना है। मीना सोनी तुम बता सकते हो? रूबी आप बताओ। मैम 2 आंसर क्या होगा इसका? 2 H2O2 की पावर 1, ठीक है। क्या नाम था? अबूजा। H2O2 की पावर 1, I नेगेटिव की पावर भी 1, आपको सिर्फ ऑर्डर का सम करना है तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। मैम मैंने भी बोला था, ठीक है बच्चे, आंसर आ जाएगा आपका 2। और ये आपका इधर वाले क्वेश्चन में, और ऑर्डर आप फिर k की वैल्यू k कांस्टेंट की निकाल लोगे, अपने जनरल फॉर्मूला में पुट करो। ऐसे ही आपका यहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहे मैम। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जिससे पूछूंगी वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में निजामुद्दीन या फिर खुशी? यस मैम। क्वेश्चन नंबर जो इसका ही थर्ड पार्ट है उसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बच्चे? मैम इसका आंसर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। k की यूनिट नहीं बतानी, ऑर्डर बताना है रिएक्शन का, ऑर्डर। मैम 1। नहीं खुशी? मैम 0। नहीं 3/2 भाई, पावर जो भी होती है ना भाई, पावर वो ऑर्डर होता है। मैम 3/2 कैसा है? मैम पॉइंट में हो सकता है ऑर्डर, ऑर्डर का किसी में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, किसी में भी, माइनस में, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में, किसी में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो ये रेट लिखा है भाई, यही तो मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, तुम अभी तक ये गलती कर रहे हो, मतलब कि तुम सुन ही नहीं रहे हो क्लास में। भाई अभी बताओ, ये बात मैं बता चुकी हूँ नहीं बता चुकी हूँ? मैम बहुत बार, बहुत बार। मैम बहुत बार। चलो कोई मैम, बात एक नहीं, बार और बता दो। ओके अपने अपने हैंड्स डाउन करो। जो भी हम यहाँ पे रेट लिखते हैं ना, ये रेट इक्वल टू के, ये जो भी कंसंट्रेशन की पावर में जितने भी जो भी कुछ रहेगा, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, जितने भी हैं, उन सब की पावर्स को आप क्या कर देते हो, ऐड करते हो, तो जो ये निकल कर आता है वही क्या होता है आपका, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। वो क्या होता है मीना? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभय और आदर्श दोनों बात मत करो भाई क्लास के अंदर, शांत रहो। मुझे चैट में ना ये नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए। जब मैं जवाब मांगू, जिससे मांगू सिर्फ वही जवाब देगा। हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो अरीबा। मैम मतलब ऑर्डर होता क्या है, मतलब रिएक्शन का, ये समझ नहीं आया। ऑर्डर बच्चे रिएक्शन की वो पार्ट है कि जिससे मुझे पता चल रहा है कि जो रिएक्शन है ना, वो जो मेरी रिएक्शन है
वो रेट पे इस जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। जैसे कि मेरी एक रिएक्शन थी ए से बी, जब मैं ए से बी, अभी ये क्या है, इसके आगे स्टोइचियोमेट्री कुछ भी है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या देखा, जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो मैंने देखा जैसे ही मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया ना, डबल, तो मेरा जो रेट था वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो मैंने कहा जी ये तो भाई इसके ऊपर फर्क, जब मैं इसको डबल कर रही हूँ तो ये भी डबल हो गया, रेट भी डबल हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट उसको ऑर्डर दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है वो आपका रेट रिएक्शन पे किस तरीके, रेट की रिएक्शन पे किस तरीके से अफेक्ट डाल रहा है। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना आपका, अगर आप उसको डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसका रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, वही आपका ऑर्डर है। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास अगर जब मेरा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ना, अगर वो मैंने डबल किया, अब की बार मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई दूसरी रिएक्शन थी, तो जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो जो मेरा रेट था वो डबल नहीं हुआ, वो 4 टाइम हो गया। ये 4 टाइम कब होगा, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर। तो तभी ये 4 टाइम आएगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो ये अपने वाले का जो था वो 4 टाइम आ गया, तो मैंने कहा जी ये तो आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर, ये आपका सेकंड ऑर्डर रहा होगा। इसलिए बात समझ में आ गई। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मुझे क्या बता रहा है कि आपका जो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपका किस तरीके से रेट को अफेक्ट कर रहा है। अब इसका 3/2 और ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डाटा है, कल मैंने कल की क्लास में ऑर्डर मॉलिक्यूलर। मैम हाँ मैम रेट लो और मास एक्शन में क्या डिफरेंस है? रेट लॉ और मास एक्शन में, लॉ ऑफ मास एक्शन और जो ये रेट लॉ हम जो लिख रहे हैं बच्चे, अगर आपने पढ़ा होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हम लिखते हैं वो किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, लेकिन जो रेट ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है। क्लियर है, मतलब कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है उसके लिए। ठीक है, और जो रेट हम लिख रहे हैं, रेट जो हम ये लिख रहे हैं वो आपका क्या है, मतलब सेम ही बात है एक तरीके से। हम जो रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर रहे हैं रेट लॉ उस हिसाब से लिख रहे हैं ये रेट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, जो मैंने अपना ये एक्सपेरिमेंटली ये वाला डाटा जो है इससे उठा के लिखा, पर लॉ ऑफ मास एक्शन आपका फेल हो गया। क्लियर हुई बात, क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फॉलो हो रहा था। अब चलो भटको मत, ठीक है, अभी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये वाले क्वेश्चन। इसके लिए ऑर्डर क्या हो गया आपका 3/2। हाँ मैम, जैसे इसका 3/2 पावर है तो उसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, अच्छा ये कैसे निकालेंगे, के की यूनिट कैसे निकालेंगे, मैम -1/2 आ रही है। के की यूनिट कैसे निकालेंगे पूछ रहे हो बच्चे? n = 3/2 लिख दो बस, मोल पर लीटर। मैम ये कौन सा है? पूछ रही है कि ये कैसे आया 3/2? 3/2 कैसे आया भाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके हिसाब से आया। बात समझ में आई? उन्होंने वो आपको नहीं देखना ये कैसे आया, ये नहीं आपको, ये आपका वो नहीं है अभी। ठीक है, बात समझ में आई? ये पहले से दिया हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि एल्डिहाइड जो है वो 1.5 गुना जब बढ़ रहा है, मतलब जब इसको मैं रेट को बढ़ा रही हूँ तो वो 1.5 गुना आपका रेट को। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, यस मैम बस गुना Yes, ma'am, पावर आपकी 1.5, तो उस हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। चलो चलो अब आगे बढ़ेंगे, यही रह जाएंगे वरना भी बहुत सारी चीजें ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे थे? अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, अजीबा पढ़ लो। मैं नहीं हो पा रही थी, बहुत बार ज्वाइन किया मैंने आपको। और भी बहुत सारे, हाँ बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे थे, अब तो हो गए ना। अब चलो पढ़ो, चलो आगे देखो जरा। फॉर द रिएक्शन, अब ये इसके फर्स्ट ऑर्डर होगा और जनरल फॉर्मूला अगर के लिए निकालोगे यूनिट तो आप निकाल सकते हो। मोल पर लीटर में आपको क्या रखनी है वैल्यू, अपनी एन की वैल्यू जो 3/2 रखना, आपका जनरल वो के की यूनिट निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जरा देखो। रेट आपको ऑलरेडी गिवन है a b की पावर 2 विद k वैल्यूज गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन a is 0.1 and b is 0.2। इजीली निकाल सकते हो भाई रेट। रेट इक्वल टू होता है k, a की कंसंट्रेशन और b का स्क्वायर उसने दिया है ऑलरेडी। तो रेट अगर आपको बोला है k की वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू 10 की पावर -6, कंसंट्रेशन ऑफ a आपको गिवन है 0.1, b की कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 का स्क्वायर लगाया और आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा। हाँ ना भाई? यस मैम। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है क्वेश्चन का? यस मैम आंसर
आंसर कितना? 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। ये तो आप खुद देखो भाई आंसर कितना है। मल्टीप्लाई करना भी मैं ही बताऊं, अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसको। 8 into 10 to the power 4। चलो मैम निकाला है ना। चलो ठीक है, शांत हो जाओ, माइक ऑफ रखो। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? बच्चों की माइक ऑन है तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो शांत हो जा रहे हैं, ठीक है ना? मैम ठीक है। बस वैभव आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैम, प्लीज प्लीज मत भेजो प्लीज वैभव। मुझे पता चल गया वैभव तुम बहुत पढ़ते हो, इंटेलिजेंट हो, मत भेजो, अपनी कॉपी में करो, यहाँ पे टाइप मत करना, ठीक है वैभव? जब मैं बोलूं तब करना है, ठीक है? 2a plus b gives a to b, the rate given है आपको ये तो हो गया इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट रह गया क्या? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a is reduced to 0.06। भाई ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या बोल रहा है वो कि आपका इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन थी 0.1, इसकी थी 0.2। उसने बोला अगर a आपका आफ्टर a is reduced to 0.6, मतलब कि अब जो a है वो बचा कितना है? 0.06 है, वो बच गया। a कितना बचा आपका? 0.06 जो है वो बच गया है। क्या मुझे बता सकते हो, जो अगर a 0.06 बचा है यहाँ से, तो यानी कि a कंज्यूम कितना हुआ होगा? 0.04। 0.04। 0.04। बस बस बस, a जो है यानी कि 0.1 में से माइनस किया होगा 0.04, तभी तो मेरा यहाँ पे क्या आया? 0.06। यानी कि a कंज्यूम जो है वो कितना हुआ? 0.04। भाई a अगर 0.04 कंज्यूम होगा तो b कितना कंज्यूम होगा? b भी तो कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा। 0.03। अब मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वो, कोई और जवाब नहीं देगा। ऋतु हैंड रेस करो जिसे बताना है तो आंसर। रूबी बताएगी। मैम जैसे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि जब 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ बी से, तब वो A2 मतलब अगर 2 मोल है A के तो B का 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो अगर कंज्यूम A जो है वो 0.04 हुआ है, तो मतलब उसका हाफ जो है वो B कंज्यूम हुआ है। ठीक कह रही है भाई ऋतु। ये बात समझ में आई सबको? छाया समझ में आया बच्चे? देखो भाई, ठीक है चलो इधर देखो क्वेश्चन में क्या है। 0.2 ये क्या है क्वेश्चन में? ये 2 मोल है, इसका 1 ही मोल यूज होगा, तो ये 0.04 हुआ है, यानी कि इसका आधा यूज होगा आपका यहाँ पे। 0.02 किसी आपका कंज्यूम होगा, बी कंज्यूम होगा, राइट? अब यहाँ पे जो अमाउंट लेफ्ट हो गया वो कितना है? 0.18। यस मैम। क्वेश्चन में रेट अगर मुझे निकालना है, क्वेश्चन के अंदर रेट निकालना है, K इज इक्वल टू A क्या है? A की कंसंट्रेशन कितनी बच गई है भाई? लेफ्ट अमाउंट क्या है? 0.04। 0.04 का स्क्वायर 0.18। आंसर K की वैल्यू पुट करो और आंसर आपका रेट का निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का करते हैं। मैम 0.06 आएगा ना? कहाँ पर बच्चे? 0.06 क्या आ रहा है? आंसर बता रहे हो? मैम 0. मैम यहाँ पे यहाँ पे यस मैम, यहाँ पे 0. अच्छा ठीक है, यहाँ पर हाँ। यहाँ लेफ्ट अमाउंट जो बच गया है वो तो वो क्या है? 0.06 लेफ्ट अमाउंट जो है वो लिखना है ना। मैं बोल कुछ और मैम आदर्श पूछा 0.18 कैसे आया? 0.2 से 0.02 को माइनस करने पे। अब है तुम आदर्श की बातों पे ध्यान मत रखो, मुझे थोड़ा सा बच्चा गड़बड़ लग रहा है ये, ठीक है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लास में तुम मतलब मैम ने तुम्हें इंपॉर्टेंस दिया इसलिए नहीं दिया कि तुम क्लास में डिसएडवांटेज इस तरीके से लो। खुद भी पढ़ना पड़ेगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इक्वल टू दिस? क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हुआ है, NH3 से आपका N2 और ये बना, और व्हाट आर द रेट ऑफ, भाई अमोनिया के बारे में हम सबको पता है भाई। अमोनिया से अगर मुझे क्या मिल रहा है? N2। सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना, और इस रिएक्शन को पहले भी बोला है, मतलब फिर रट गई होगी N2 और ये 3H2। यही होती है बैलेंस इक्वेशन आपकी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? जो आपका DNH3/D2 अब 1/2 लिखूंगी, यानी कि ये रेट है आपका।
यही है ना रेट, रेट इक्वल टू यही लिखती हूँ माइनस का 1/2 dNH3/dt इक्वल टू किसके आएगा बच्चे, ये आपके के इक्वल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में भाई होना, मैं लिखती अगर कोई दूसरा ऑर्डर होता तो मैं KNH3 की पावर कुछ ना कुछ इस तरीके से आता, पर अगर जीरो ऑर्डर है तो भाई अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी पावर जीरो, तो ये इक्वल टू क्या आ जाता है आपके के इक्वल आ जाता है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बच्चे रेट ऑफ प्रोडक्शन N2 और H2 निकालना है, के की वैल्यू मुझे गिवन है, अगर मुझे के की वैल्यू गिवन है, इस बात का मतलब है कि मुझे ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं 1/2 के की वैल्यू 2.5 × 10 की पावर माइनस का, ध्यान से देखना क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, आप क्वेश्चन देखते नहीं हो, बीच में से देखोगे, फिर बता रही हूँ थोड़ी बार झटकी लेके एक बच्चा पूछेगा कि ये कैसे आया पूछ ले तो ठीक है, शुरू से समझा दो, जो बोलते हैं ना वो मुझे समझ में आ जाता, भाई ये बच्चे ने कुछ सुना ही नहीं पहले का। रेट देखो, रेट इक्वल टू 1/2 dNH3/dt होता है, रेट में हम ये लिखते हैं, लेकिन अगर मुझे क्या लिखना है, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन लिखना है, तो उसमें मुझे कोई स्टेशियोमेट्री नहीं लगाना है ना, कोई स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं लगाना। भाई बता दिया था 0.2 में से 0.02 को माइनस किया मैंने, 0.2 था वहां पे, उसमें से 0.02 को माइनस किया तो 0.18 आया बेटा, ठीक है। dN2/dt जो है आपके पास जो रिएक्शन है ये इक्वल टू किसके है भाई, 1/2 dNH3/dt के, यस और ये इक्वल टू है किसके, हाइड्रोजन DH2/dt अपॉन में 1/3 के, हाँ या ना, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं भाई, अबूजा जी हैं क्लास में, है ना, अनुजा जी सर, हम ये बात बहुत बार कर चुके हैं कि रेट आपके ये, और अगर मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है तो उस रिएक्शन से मैं इस तरीके से रेट का रिलेशन जो है वो निकाल सकती हूँ। हाँ दीपिका बोलो, दीपिका बोलो, दीपिका कुछ पूछ रही हो बच्चे, ये भी सो गई लगता है, इसने झपकी मारी और वो जो है ना लिंक वो क्लिक हो जाता है। मैम वो मिस्टेक से चला गया। हाँ मैंने कहा मिस्टेक से चला, मिस्टेक क्यों हो रही है भाई, क्योंकि झपकी आ जाती है ना बीच में। चलो छोड़ो, ये तो मजाक की बात ही हो गया होगा, हैंड डाउन कर लो, तुम जैसे लगता है कुछ पूछ रहे हो। तो ये सारे एक दूसरे के हाँ मैम ये 1/-1/2 dNH3/dt, ये 1/3 कैसे आया मैम? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो ये स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट है ना, जैसे ये क्लियर हुई बात। Yes, इसको मैं डिवाइडेड में लेती हूँ, याद आ सर गया। मैम इसमें दिया, यस मैम यस मैम। उसमें आपको रिएक्शन नहीं दी, आपको खुद रिएक्शन पहले बैलेंस वाली लिखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, अब मेरे पास इसकी वैल्यू है, हाँ या ना, इसकी वैल्यू है मेरे पास, के की वैल्यू मेरे पास, इस पूरे की वैल्यू जो है वो गिवन है, मुझे निकालनी किसकी है, मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, अच्छा नहीं इसकी वैल्यू नहीं गिवन, मेरे पास किसकी गिवन है वैल्यू, आपके पास, मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो DNH3/dt की गिवन है। रेट इक्वल टू क्या होता है, DNH3/dt होता है। मैं क्या करूंगी इस रिएक्शन में, अगर मुझे इसका निकालना है जो ये इतना समझ में आ गया यहाँ तक भाई कि जो रेट है वो इक्वल टू दिस होता है। वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू मेरे पास गिवन है DNH3/dt इक्वल टू, क्या मैं ये कर सकती हूँ, किसका निकालना है मुझे, नाइट्रोजन का निकालना है, क्या मैं DN2/dt लिख सकती हूँ, हाँ या ना, ठीक है। मुझे इसका फॉर्मेशन इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, DNH3/dt जो इक्वल टू इसके है वही इक्वल टू हो जाएगा इसके भी, बोलो भाई वैल्यू क्या आएगी, DN2/dt की ये जो वैल्यू है वही 1/2, सारी स्टेशनरी कोफिशिएंट ठीक है ना, हाँ। वैल्यू क्या आएगी भाई आपकी, के की वैल्यू कितनी थी, 2.5 × 10 की पावर -4, ठीक है। ये आ गई आपकी ये, और आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, हाँ या ना, यस मैम। बात समझ में आई, हाँ या ना भाई। वैल्यू मुझे ये वाली वैल्यू मेरे पास गिवन थी और मुझे निकालनी थी DN2/dt की। एक बार हाइड्रोजन के लिए देख लो, मेरे पास जो वैल्यू है बच्चे वो किसकी गिवन है, आपको रेट की वैल्यू जो है वो गिवन है, DH3/dt गिवन है मेरे पास। रेट ऑफ द रिएक्शन यही होता है ना आपका, जी मैम, ठीक है ना। रेट आपका DNH3/dt इक्वल टू K है,
तो आपकी के की वैल्यू ये हो गई। अब आपके पास ये वैल्यू अगर आ गई एक बार, तो आप नाइट्रोजन वाले के प्रोडक्शन कितना हुआ है वो भी निकाल सकते हो। उसने मुझसे फॉर्मेशन पूछा है नाइट्रोजन का, वो कितना हुआ है। अगर मुझसे हाइड्रोजन के बारे में पूछा है कि ये कितना हुआ है, हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है वो कितना हुआ है, कैसे निकालेंगे इसको? अकेला छोड़ेंगे इसको, स्टेशियोमेट्री हटाएंगे, 3 को अब जिसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली गिवन है आपको 3/2 और DNH 3/dt कर दूंगी। आई बात समझ में? हाँ या ना? मैम एक बार दिखा दो, मेरे को समझ नहीं आएगा मैम। रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन देखो। कुछ जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन को, वो जरा रिएक्शंस को देखो। और जो नई जिनको समझ में आ गया है, वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया, ये इजी है। इसमें बस यूनिट जो है वो प्रेशर आपकी किसमें गिवन है भाई? बार में गिवन है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सामने क्वेश्चन की? जी मैम। यस मैम। खुद एक बार करके देखो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 3.3 को अपने आप रेट रिपीट कर दो। मैं रिबा करूंगी रिपीट, पहले आप अपने हाथों से खुद करो क्वेश्चन को, प्लीज एक बार खुद करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए वैल्यूज जो है वो क्या क्या पुट करोगे वो लिखो पहले। ठीक है, आपको पता जीरो ऑर्डर के लिए रेट लिखना, मतलब रेट लिखना तो आता है ना हमें। रेट वैल्यू लिखो, क्या आपको गिवन है वो लिखो पहले, तो सबका रेट लिखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ। मैंने अभी लिखा था लेकिन तुम फिर भी खुद लिखो एक बार अपने हाथों से। ठीक है भाई? मैम आज हम बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे ना? आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्लास जो है थोड़ा एक्सटेंड करूँ 3:15 साढ़े 3 तक, ताकि इसके हम सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाए। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर भी ध्यान दें और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उन पे भी। अभी क्वेश्चन करो पहले तो। मैम चैप्टर स्टार्ट करोगे? नहीं, न्यू चैप्टर भी संडे से पहले स्टार्ट नहीं करूंगी, प्रैक्टिस करवाती रहूंगी क्वेश्चन की। चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ पूछना हो तो वो देख लो। ठीक है, मैम किसी का एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स पूछ सकते हैं? रुको पहले रेट अपने आप रेट लिखो पहले, रिएक्शन का जो मैंने बोला पहले वो काम कर लो, उसके बाद बात करते हैं। तुम बातें बहुत करते हो भाई। लिखा किसी ने? हाँ भाई, अभी देख लूंगी मैं, तुम पहले पैन अटक गया भाई। तुम क्वेश्चन करो पहले जरा सॉल्व। मैम हुआ रेट लिखा तुम लोगों ने DNH 3/dt वाला? बोलो मैम भाई। 3.75 10⁻⁴ आंसर है। आंसर तो भाई तुम्हें निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। बाकी लोग भी बताओ जरा, तो उससे हमें पता चलेगा कि किसका क्या आ रहा है। 3.75 into 10⁻⁴ यस मैम, इतना ही आ रहा है। कितना? 7.5 आ रहा है। 7 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी आई ये बताओ मुझे। मैम 7.5 into 10⁻⁴. यस मैम। जी मैम यही आ रही है। उसने मुझे किसकी पूछी थी? 7.5 आएगी आपकी हाइड्रोजन की। चलो मैम मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना था। अभी बता दो क्वेश्चन में बच्चे, आप पहले क्या लिखोगे सबका? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोगों को? क्योंकि यहाँ से ठीक है। चलो अब ये देखो यस जरा, मैम। क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन था आप पहले वो लिखो। क्या लिखोगे आप? रेट इक्वल, ये जो रेट इक्वल टू होता है, मैंने ये मैं लिखने के लिए बोल रही थी कि आप पहले बैलेंस करो इक्वेशन को। और आपको इसमें, क्योंकि तुम्हें से कितने बच्चों को यही नहीं पता कि ये जो है आपका हाइड्रोजन को मैं ये क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, ये बात पता है ना? मैं क्लियर है ना? मैं बैलेंस किया इक्वेशन। अब जो मेरे रेट की वैल्यू है जीरो ऑर्डर के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपका क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है आपका के। हाँ या ना? फॉर जीरो ऑर्डर, यस और नो? यस मैम। ठीक है, जो रेट है आपका, रेट इक्वल टू होता है के। अब मेरा जो रेट है वो है क्या क्या? वो मेरा रेट जो है वो क्या है, जो मैंने ये भी बनाया था, क्या DNH, जो मेरा रेट है, रेट की वैल्यू क्या क्या है, ये वाली बात मैंने लिखने के लिए बोली थी। 1/2 DNH 3/dt
इक्वल टू किसकी है, dN2 by dt के, ये क्लास में भी हम बहुत बात कर चुके हैं, इक्वल टू dH2 by dt। अब क्लियर है भाई सबको ये बात की, ये बात 3 क्यों लिख रहे हैं या 2 क्यों लिख रहे हैं, तुमने अपने हाथों से लिखा होगा तो पता जी, चला, मैम। ठीक है। तो अपने Yes, क्वेश्चंस को अपने हाथों से खुद लिखा करो। रेट जो है, रेट यानी कि ये सारी वैल्यू इक्वल टू है रेट के, और रेट इक्वल टू है किसके, ये सारी वैल्यू इक्वल है रेट के, और रेट इक्वल है किसके, के के। तो के की वैल्यू 5 into 10 to the power minus 4. यस, के की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2.5 into 10 की पावर -4। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है भाई रेट ऑफ दी, कहाँ गया क्वेश्चन, मुझे निकालना है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड N2। मैंने एक बार पहले भी क्लास में बताया था, रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, या फिर कम होना, यानी कि मुझे कंसंट्रेशन जो है किस किस की निकालनी है, ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट की और इस वाले की, हाइड्रोजन के लिए। स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हटा देते हैं, तो इसमें तो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था ही नहीं, तो dN2 by dt की वैल्यू क्या आई भाई आपके पास, 2.5 into 10 की पावर -4। यस, Yes, ma'am. और हाइड्रोजन के लिए आपके पास क्या कोफिशिएंट्स, क्या बच्चे, हम स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास लेक्चर में बताया है कि रेट ऑफ फॉर्म, बस ना समझ में आई हो ना देखियो तो एक बार देख लेना, पर रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्शन या फिर अपीयरेंस जब भी हम लिख रहे हैं तो हम ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये नहीं लिखते, क्लियर है, ओनली दिस। अब इसको समझाने के लिए मैंने पूरा समझाया हुआ है क्लास के अंदर, अगर देखोगे तो पता चल जाएगा, अगर ली होगी तो। अभी नहीं बता सकती, इस बात का मतलब है फिर से बताना, मतलब सारी चीजें फिर बताना। अभी के लिए बस तुम आप इतना याद रख लो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि वो सिर्फ हाइड्रोजन का मेरे से पूछ रहा है कि इसका फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, रेट पूछ रहा है वो मुझे कि 1 सेकंड में ये कितना फॉर्म हुआ, क्लियर हुई बात। रेट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आएगी वो 3 मल्टीप्लाई बाय के होएगी, है ना। Yes, ma'am. ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 3 कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू कितनी है, 2.5। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो उसका पार्ट है उसमें हम प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, ये सेम इजी सा क्वेश्चन है, बस लंबा सा क्वेश्चन देगा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में आपकी बात बस रेट पूछा है, बार एंड टाइम में दिया, तो रेट की यूनिट जो है भाई वो क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू बार पर मिनट, हाँ या ना। Yes, ma'am. रेट की यूनिट हो गई बार पर मिनट, और ऐसे ही फिर अब अगर आपके पास रेट की यूनिट आ गई तो आपको के की यूनिट है वो निकालनी है। इसकी यूनिट आपको पता चल गई क्या है, बार पर मिनट है। इसकी यूनिट जो है प्रेशर की यूनिट क्या होगी आपकी, बार, 3/2 को इसके नीचे ले जाओगे, के की यूनिट आ जाएगी, है ना। रेट कांस्टेंट की भी यूनिट आ जाएगी, यूनिट ऑफ रेट भी आपके पास आ गया, बार पर मिनट, क्लियर है ना। हम जो रेट है वो बार बार यही लिखते हैं ना, मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो वो बस प्रेशर आप उसकी जगह आ गया, तो मैंने उसकी जगह मोल पर लीटर की जगह बार लिखा दिया है। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है। मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, मैंने ले लिया क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी केमिकल रिएक्शन को भाई, मैम नेचर, Catalyst. कंसंट्रेशन, मैं बता लेती हूँ, मैं शांत हो जाऊं। कंसंट्रेशन आपका जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द, अरे शांत हो जाओ, मेरे को पता है तुम्हें सब आता है, तुम बहुत होशियार बच्चे हो, थ्योरी पार्ट तो आता ही होगा एटलीस्ट, है भाई। क्वेश्चंस बेशक से सॉल्व ना हो पा रहे हो लेकिन हमसे थ्योरी तो हमें याद हो ही जाती है। रूबी आप कुछ पूछ रहे हो बच्चे? नो मैम। दीपिका हैंड्स डाउन करो, निजामुद्दीन तुम भी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बारे में हमने बहुत लंबा थोड़ा रिवर्स इक्वेशन वाला पार्ट किया था, मैं सोच रही थी थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस और अभी भी करवा दिया जाए। टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया आपका कि कैसा है, गैसियस फेज में आपका जो गैसियस फेज में आपका जो वो है रेट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड, और बॉन्डिंग जिस हिसाब से जितनी वीक होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, रेट जो है फास्ट होगी। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, और एक और है कैटलिस्ट भी, कैटलिस्ट भी मेरी रेट और प्रेशर, हाँ बाकी आप अपने आप लिखते हैं। सरफेस एरिया आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज का 3.6, भाई ये इजी सा है अरीबा, ध्यान से देखो। अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, क्या कह रहा है कि रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है। हाउ इज द रेट इज द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। सेकंड ऑर्डर है बच्चे, इस बात का मतलब है क्या मैं सेकंड ऑर्डर को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, सेकंड ऑर्डर के लिए ये लिख सकती हूँ R इक्वल टू K A की पावर 2। अरीबा जी
यही लिखा जाएगा मैम डबल यस मैम सेकंड ऑर्डर। बस शांत हो, शांत, आप सब मत बोला करो, जिससे बात होती है सिर्फ भाई ऐसा हो, ऐसे धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। रेट इज इक्वल टू, जब जिसका नंबर आएगा तब तो वो बोलेगा नहीं, दूसरे के बारे में बोलेगा, भाई ये जो मैम मुझे आता था तब तो आपको पूछा नहीं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मैं कंसंट्रेशन आपकी क्या बोल रहा है रिएक्टेंट की डबल कर दूं, इस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल कर दूं, तो मेरा रेट जो है भाई वो कितना बढ़ जाएगा, के अगर मैंने इसको डबल कर दिया स्क्वायर, तो जो रेट है बच्चे 4a स्क्वायर। ये वाला समझ में आया भाई, 2 की पावर 2 a की पावर 2। यस मैम के ए स्क्वायर को मैं ये आर डैश है, मतलब न्यू वाला जो रेट है वो, इसको मैं 4 बाहर निकाल के आर लिख सकती हूँ, के ए स्क्वायर को आर, क्योंकि ऊपर से आया ना पूरा, तो यानी कि मेरा जो रेट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं हाफ, कितना हाफ रिड्यूस कर दूं, इसकी कंसंट्रेशन जो है a/2 कर दूं, तो मेरा रेट पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो जो मेरा रेट है 1/4 के, ये निकालना जिसको नहीं आया जरा अब वो हैंड रेज करो, जैसे ये बात समझ नहीं आई। 1/r/4। हाँ हिमांशु, बच्चे पूछो, हिमांशु बोलो। मैम ये जो आर स्क्वायर है ना, वहां से मैं एक बार समझा दो, वहां से नहीं समझ में आया। आर स्क्वायर कहाँ पर मैम? आर स्क्वायर इक्वल टू के टू ए। यस मैम। आर स्क्वायर कहीं नहीं लिखा मैंने, डैश है, मैम डैश डैश, ये आर डैश के ए की कंसंट्रेशन, ये थी मेरी रेट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोला था तो मैंने रेट लिख दिया तुरंत, क्योंकि ये होता है रेट सेकंड ऑर्डर के लिए। अब मुझे बोल रहा है कि उसने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो मैंने ए की जगह 2a लिख दिया। क्लियर है? 2a लिखा, सेकंड ऑर्डर था, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 2 4, a की पावर 2 a स्क्वायर आया। क्लियर? अब k मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, क्या मैं इस 4a स्क्वायर को यही लिख सकती हूँ ना, पुराना वाला आर। यस नया मैम। नया वाला जो रेट था वो पुराने वाले आर का कितना हो गया है, 4 टाइम। क्लियर हुई ये बात? ऐसे ही मैंने जब इसको Yes, ma'am. a/2 किया तो मैंने इसकी पावर 2 किया, फिर मैंने इसमें से के ए स्क्वायर जो था इस वाले को फिर से पुराना वाला आर लिख लिया, तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई थी, तो रेट भी क्या हो गया आपका 1/4 हो गया। क्लियर हो गई बात हिमांशु? क्लियर Yes, है ma'am. वैशाली? ठीक है, कंसंट्रेशन डबल हो गई थी, रेट भी हो जाएगा है ना। रेट नहीं जरूरी, रेट कहाँ डबल हुआ, पावर पे डिपेंड करेगा कि वो 4 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा या कुछ और टाइम जाएगा। बात समझ में आई? किस पे डिपेंड करेगा ये पावर क्या है। क्लियर है? तभी तो मल्टीप्लाई किया है ना इसको इससे। आई बात समझ में भाई? क्लियर है ये बात? बार बार बता रही हूँ, उसकी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। आया ना? क्रिस्टल क्लियर? चलो यस नेक्स्ट आ जाओ इसका। What is the effect of temperature or rate constant of a reaction? How can this effect of temperature on the rate constant can be represented quantitatively? अब भाई ये बात क्या कर रहा है, इस बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से और अच्छे से बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे ख्याल से आ रही है इस वाली क्लास जो है बहुत बच्चों की मिस हुई है। मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास जो कोलिजन, जब भी मेरे पास कोई प्रोडक्ट बनता है ना, ध्यान से सुनो इस बात को, एक रिएक्टेंट है ए, जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं ए और ए आपके, तो क्या हो रहा है, ये कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट बनाएंगे ए और बी। ए और बी जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम ठीक है, अभी 1 मिनट शांत रहो। ठीक है, अब जो मेरे पास जो किन बातों पे फैक्टर अफेक्ट करेगा आपका कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा या नहीं होगा, 2 फैक्टर हैं जो डिपेंड आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर नहीं होगा। 2 फैक्टर से मुझे पता चलता है। पहला फैक्टर क्या बच्चे, आपका अफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए। क्लियर है भाई बात? क्या होना चाहिए? अफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी इतनी हो, अफेक्टिवली कोलिजन का मतलब क्या है जरा उसे सुनो। अफेक्टिवली कोलिजन माने कि क्या, नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। यस मैम। यस मैम। 2 मिनट बच्चे के रहने की आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा सा सुन लो, 1 मिनट रुको, ये बात समझा देती हूँ नहीं तो छूट जाएगी। इफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिवली कोलिजन का मतलब कि क्या, ठीक तरीके से आपका जो कोलिजन है बिल्कुल वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली कोलिजन मतलब वो वाला कोलिजन। 1 मिनट, ठीक है, ले लूं 1 मिनट, बैठे रहोगे? Yes, ma'am. Yes, यस मैम
जय भाई इफेक्टिवली कोई कोई बच्चा सोला वो समझ में आई। हेलो, कोई कल की क्लास ली थी कोई? हेलो, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग रुके रहे। मैम इज बैक। यस यस, उठ जाओ जिसने झपकी मार ली वो उठ जाओ सकते हो। ये जब भी दीवार में ऐसे मैम कर लिया हुआ थोड़ी कि चलो मैम गई है 5 मिनट सो जाते हैं, जैसी आवाज आएगी उठ जाएंगे। चलो भाई, थैंक यू, तुम रुके रहे। इफेक्टिवली कोलिजन माने कि क्या? जब ऐसा कोलिजन कि जब दोनों कंपाउंड जो है एक ठीक डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड हो, और मतलब क्या हो, उनके ऐसा ना हो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहेंगे, पर वही वाले कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बनेगा जब जो कोलिजन मतलब सही एनर्जी से और सही डायरेक्शन में, मतलब कि ए जो पॉइंट है यहाँ से जब इस वाले बी पॉइंट के इस वाले बी से जो है कंबाइन करेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। बस समझ में आई? हेड ऑन कोलिजन या कैसे भी, अगर वो एक पॉइंट है आपका कुछ सर्कल में, मतलब ए पॉइंट में एक सर्कल है, एक पॉइंट है वहां से उस डायरेक्शन से, और बी की कोई एक पॉइंट है उस पे, जब वो दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। भाई ए अगर इस वाले पॉइंट से यहाँ से टकराया तो नहीं बनेगा, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा वहां से जब कंबाइन करेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। और एक तो ये, और दूसरा क्या, जब ठीक एनर्जी से, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं कितना भी उसने धीरे से आपस में कोलाइड किया तो ही प्रोडक्ट बन जाएगा। एक एनर्जी उसको लग रही है, अगर वो उसी एनर्जी से आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कोलाइड कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके कोलिजन से वो इफेक्टिवली कोलिजन है। बात समझ में? इफेक्टिवली कोलिजन क्या? जिस कोलिजन से आपका प्रोडक्ट फॉर्म बन के दे वो वाला कोलिजन इफेक्टिवली कोलिजन। और बाकी मैम सारे मतलब collision- एक ही जगह से कोलाइड करेगा? हाँ, एक ही। अब ये बहुत मुश्किल बात है भाई कि एक ही पॉइंट से जो है वो कोलाइड हो, है ना? यस मैम। इतने सारे उसमें ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी। तो आपके पास एक और दूसरा फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, जो भी वो कोलाइड कर रहा है वो एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट, मतलब होनी चाहिए कि उस एनर्जी पे कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म। ऐसा नहीं कि कम एनर्जी हुई, आपने थोड़ी सी दी तो ही वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या होता है, आपका जो एनर्जी है ये क्या है, और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, वो क्या है आपकी एनर्जी, ठीक है? मैंने वो कितनी दी यहाँ एनर्जी, और एक जो ग्राफ है बनाती हूँ मैं किसके, एनर्जी का। एनर्जी जो मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, थोड़ी देर बाद ये जो है आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना और एनर्जी आ गई यहाँ। भाई कोई भी किसी बच्चे को अगर बात समझ में आई हो तो वो क्या मुझे ये बता सकता है कि जो ये आपका प्रोडक्ट बना है इसका जो एनर्जी है वो डाउन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक? जिसने थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर किया होगा उसमें थोड़ा सा पार्ट समझा होगा। ये एंडोथर्मिक मैम एंडो है। रिएक्टेंट का जो एनर्जी थी
मेरे को अब समझाने दो, हो जाएगी तो मेरे टाइम वो हो जाएगा। रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से क्या है बच्चे, ज्यादा है। वो प्रोडक्ट से क्या है, ज्यादा। ये रिएक्टेंट ने क्या किया भाई, कुछ एनर्जी इसने क्या किया होगा, अपना दे दिया, कंज्यूम किया रिलीज होगा। किया होगा ना, रिलीज किया होगा बच्चे, तभी तो पी जो मेरे पास 5 किलोग्राम 5 किलो सपोज इसकी 5 kg या कुछ एनर्जी है, ठीक है, किलो जूल, 5 किलो जूल जो आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब मेरी एनर्जी प्रोडक्ट की 3 किलो जूल हो गई, भाई 2 किलो जूल कहाँ गई, रिलीज कर दी। रिलीज कर दी। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो रिएक्शन होगी किसके लिए, अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो इधर और प्रोडक्ट थोड़ा ऊपर बन रहा है, रिएक्टेंट है ये, प्रोडक्ट है, और ये एनर्जी, ये जो ग्राफ होगा आपका किसके लिए होगा, एंडोथर्मिक। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मेरे पास एक टर्म यूज हो रही है यहाँ पे, क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक टर्म है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे मैं किससे डिनोट करती हूँ, ई और एसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चे वो एनर्जी है जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना, तो वो मिनिमम एनर्जी क्या है जो उससे जिसने वो कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर दी। बात समझ में आई, वो मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की कोलाइड होने पे क्या फॉर्म कर दे, सपोज मेरा जो मॉलिक्यूल 5 जूल एनर्जी से, दो मॉलिक्यूल है ए और ए, 5 जूल एनर्जी से जब कंबाइन कर रहे हैं तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट अगर 3 जूल एनर्जी है तो नहीं प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। मैंने जब तक 5 जूल दी तो 5 जूल उसकी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या हो गई उसकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्शन आपका पूरा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो, प्लस आपके पास जो रिएक्शन को आपने ये उसकी ऑलरेडी जो एनर्जी थी, वो जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी ऑलरेडी वो, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो, दोनों जो आपकी जो एनर्जी उसके मॉलिक्यूल की ऑलरेडी थी, एक जैसे इसकी कुछ एनर्जी होगी ना वो, और फिर मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी कौन सी है, जो मुझे रिएक्शन, जैसे मेरे रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है ना, ये दिख रहा है ग्राफ, इस रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है यहाँ तक, इसको मुझे रिएक्शन के लिए प्रोसीड करवाने के लिए, मतलब यहाँ रिएक्शन को प्रोसीड आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक जो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी है ना बच्चे, वो आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसको एक्टिव करवाने के लिए जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। मैम एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी बताना। थ्रेशोल्ड बता रही हूँ, ये समझ में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यस मैम। एक्टिवेशन एनर्जी, एक मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो पहले। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो आपने क्या की है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के लिए, उसकी रिएक्शन की ऑलरेडी पहले से कुछ एनर्जी थी, रिएक्शन को आगे और प्रोसीड कराने के लिए आपने जो एनर्जी दी वो आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल को इफेक्टिवली आपस में कोलाइड करवाने के लिए पूरी रिएक्शन मिनिमम क्या बच्चे, वॉइस नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछा था, क्या पूछा था, अरे भैया ऐसे मैम मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया और मिनिमम एनर्जी जो उन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म करने में लगा दी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरी की पूरी एनर्जी जो ये एनर्जी है ये, और जो एक्टिवेशन एनर्जी पूरी आपकी लगी कोलाइड करने तक से लेके पूरी रिएक्शन तक, वो क्या है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आई। लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार और रिपीट करूं, क्या बोला मैंने, जो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड करी है वो क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि मुझे एक्टिवेट करवाने के लिए जो एनर्जी इसको देनी पड़ी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बच्चे, जो मेरी टोटल एनर्जी थी, एक तो एनर्जी उसके पास खुद भी होगी है ना, उसकी खुद की एनर्जी थी, और साथ इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस फॉर द अफेक्टेड कोलिजन इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि क्या बोल रहा है भाई, कि जो भी मिनिमम एनर्जी उसको लगी ना, यहाँ से लेके ये इसकी खुद की एनर्जी, और फिर जो हमने उससे एक्टिवेशन एनर्जी, वो टोटल एनर्जी मिलाकर जो उसको पूरा मॉलिक्यूल बनाने में लगी, वो क्या है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुल मिला के अगर मैं बात करूं
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपकी है वो क्या है, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस और उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी वो। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? कुछ समझ में आया? अब जो इसकी डेफिनेशन है वो एनर्जी ऑफ मतलब एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो ऑलरेडी से एनर्जी थी वो, ठीक है। अब जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको आपकी किसी भी बुक वगैरह में मिल जाएगी, लेकिन समझ में आ गई जो बात मैंने बताई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थ्रेशोल्ड। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड इक्वल टू ए प्लस एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है ये, या फिर दोनों में से इसका रिवर्स उल्टा उल्टा ऐसे करके। तो एक्टिवेशन हमेशा याद रखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी गिविंग टू द मॉलिक्यूल टू प्रोसीड अ रिएक्शन। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है आपकी, जो टोटल इफेक्टिवली लगी हुई हाँ, एनर्जी, जो पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरी जो एनर्जी लगी आपकी वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख लो, मैं अपने इसमें नहीं लिख रही हूँ, उसे रीड कर रही हूँ, आप अपने आप लिख लो। इट इज द मिनिमम अमाउंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में लिख रही हूँ। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the reactant molecule, it is the minimum amount of energy which the reactant molecule must possess for the effective collision in forming the product। मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मैम स्टार्टिंग से बोलना। अरे लिख लेना यार, नेट से बोल के बोल रही हूँ, तुम भी लिख लोगे, मतलब समझ तो आ गया ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, जो आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू कोलिजन के लिए और प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब भाई किसी ने मुझसे पूछा भाई कोलिजन आपका जो है वो आप कोलिजन थ्योरी बोलूं या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोलूं, तो भाई आरेनियस ने ही ये दिया है। अभी तक आरेनियस ने बात करी कि जैसे ही आपका जो डेल्टा एन बाय एन है ना, मतलब कि जो कोलिजन का जो रेट, ये कोलिजन का डेल्टा एन बाय एन आपको क्या बता रहा है, रेट ऑफ कोलिजन, कि कोलिजन का रेट जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। हिमांशु डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में। डेल्टा एन बाय एन का मतलब है कि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड जितने हो रहे हैं ना, उनका फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो है आपके, वर्सेस किसका ग्राफ बनाया मैंने, आपका एनर्जी का। किसका है, एनर्जी का ही है। तो मुझे जो ग्राफ है वो मिला कि जैसे ही मैंने ये बढ़ाया, तो मैंने जैसे टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या किया, इसको डिक्रीज किया, तो जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कम आया। ये चीज डेल्टा एन बाय एन का जो ये इफेक्टिव कोलिजन है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया ना बच्चे 10 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने देखा जो एनर्जी, ये जो कोलिजन का रेट है, ये जो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है वो क्या हुआ, बढ़ गया। ये देख रहे हो एरिया कवर, ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू से डिनोट किया है, और जो मैंने रेड से पहले इतना था, जो मैंने रेड से डिनोट किया पहले इतना था, और जो मैंने ब्लू से डिनोट किया 10 डिग्री राइज करने के बाद इतना हो गया। भाई नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन बढ़ गया, तो यानी कि रेट भी बढ़ गया। इसलिए मैंने कहा कि रेट जो है वो क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, हमने क्या पढ़ा था भाई, ये पढ़ा ना, के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ अरे नहीं, सुन लो भाई, हमने ये पढ़ा था कि जो के की वैल्यू है बच्चे वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है व्हेन वी राइज 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी डबल हो गया। इसलिए जो आपका जो के है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी क्या होगी, डबल होगी। ये तो थी थ्योरेटिकल जो हमने बात करी अपने आप, पर ये हमेशा नहीं होता, मतलब 2 से 3 के बीच में होता है 10 डिग्री राइज में। लेकिन आर्हेनियस ने इसके पीछे आपको एक फॉर्मूला दिया। आर्हेनियस ने बोला नहीं जी, के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी जो होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इक्वेशन दी किसने, आर्हेनियस ने। कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। हाँ या ना, याद हो गई ये इक्वेशन। अब इसके सारे फैक्टर जो इसमें जो टर्म्स इसमें लिखे हैं वो आपको पता होनी चाहिए। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, आर्हेनियस या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई आपका एक्सपोनेंशियल है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। उस जो आंसर ये क्वेश्चन था उसमें सिर्फ सी की बात करता था, है ना। तो ये सारा मैंने बता दिया कि कैसे आया। कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने बात नहीं करी थी अभी तक, तो कोलिजन के बारे में मैंने बता दिया कि वो रिएक्शन जो है कैसे आया। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन में स्क्रीन पे? यस मैम। थोड़ी देर और कर लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं फिर छोड़ दूंगी। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। के की वैल्यू आपको गिवन है 4.5 × 10 की पावर 11 पर सेकंड। ई इक्वल टू, भाई एक रिलेशन आपके पास ये वाला है, के इक्वल टू ई माइनस ई ए बाय आर टी।
अब आपके पास ये रिलेशन है और इसको अगर ऊपर वाले के साथ कंपेयर करें, यानी कि a इक्वल टू आपका, अगर कभी कभी क्वेश्चन में होता है ये देते हैं डायरेक्ट, इतना इजी पूछ लेगा कि a की वैल्यू बताओ क्या है, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, या फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, इसमें बताओ वैल्यू बताओ उसकी क्या है। भाई इन दोनों को अगर रिएक्शन को आपस में कंपेयर करें, फर्स्ट वाले को इसको, जो मैंने फॉर्मूला है a वैल्यू इज इक्वल टू 4.5 into 10 की पावर माइनस 11 माइनस यस मैम। आया ना, ये होगा 11। यस मैम, यस मैम। ठीक है, और जो आपके पास अब EA, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ EA बाय RT इक्वल टू 28,000 K डिवाइडेड में T, आया ना, यस दोनों मैम। वैल्यूज को। तो भाई T से T कैंसिल हो गया, R की वैल्यू पुट करो, एक्टिवेशन निकालने के लिए बोला है, आंसर आ जाएगा 28,000 मल्टीप्लाई बाय R क्या 8.314, हाँ या ना, हो जाएगा सॉल्व। यस मैम। इजी था यस ना, मैम। इजी था भाई क्वेश्चन, ऐसे ही मैम क्वेश्चन। एक बार यहाँ से समझा दो। कहाँ से बच्चे? ये बाय मैम आर गिवन है हमारा। R की वैल्यू 8.314 होती है, ये आपको रेट, ये R इज गैस कांस्टेंट, आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू, जूल में जो होती है यस यस मैम। 8.314। हाँ बोलो भाई वैशाली। ए की वैल्यू दी जाए। A की वैल्यू कुछ नहीं पूछा था, वो तो मैंने ऐसी बता दी नॉर्मल, आपको क्वेश्चन में हो सकता है कभी वो क्वेश्चन में A की वैल्यू पूछ ले, यहाँ पे तो EA की पूछी थी, पर आपको यही इक्वेशन गिवन है और A की वैल्यू पूछ ली, तो A मतलब जो ये आगे लिखा है इन दोनों को कंपेयर करोगे तो भाई A आगे लिखा है, ये सारा यही तो है आपका, क्योंकि पीछे E माइनस E RT है ना। उसके बाद ये जो वैल्यू, हाँ मैम हमने EA बाय RT को 28,000 और इसके बराबर क्यों रख लिया? क्योंकि ये E की पावर माइनस 28,000 बाय K डिवाइडेड में T लिखा था, तो ये अगर मैं इन दोनों रिएक्ट क्वेश्चन, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है और जो वैल्यू इन्होंने दी है वो ये है, तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर आपस में कंपेयर करूं तो भाई E की पावर माइनस EART और यहाँ पर E की पावर माइनस 28,000 बाय T लिखा है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ ना। ओके मैम। बात समझ में आई? मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, तो E की पावर ये है होता है, लेकिन यहाँ पर E की पावर ये नहीं है, ये है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल ही है, क्योंकि K इक्वल टू यही होता है। आपके एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आएगा, मैं एक क्वेश्चन। हाँ वैशाली बोलो। मैम आ गया समझ। आ गया, ठीक है। अब जरा आ जाओ आपके, क्या बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं। हाँ तभी बोलो भाई, क्या 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 है, ये क्या है एक बार बताना। कौन सा E? स्मॉल वाला। ये वाला? यस मैम। ये एक्सपोनेंशियल भाई, एक्सपोनेंशियल E माइनस EART एंटी लॉग वाला जो लगाते हैं E, इसका कुछ वो नहीं, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है मैम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जैसे लॉग लिखते हैं ना, लॉग, ऐसे ही हम एंटी लॉग के लिए E ऐसे करके कुछ लिखते हैं ना। मैम ये इक्वेशन तो उसका है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नहीं बच्चे, सीधे फर्स्ट ऑर्डर में यही कहा था, फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में भी ये नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर इज AT इक्वल टू A नॉट EA माइनस KT, यही आ रहा था ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये किसमें था फिर? ये इसी में था जिसमें मैं करवा रही हूँ, आर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑफ इन दी टेम्परेचर डिपेंडेंस आपका बताना था भाई, रेट कांस्टेंट के साथ जो है टेम्परेचर का जो रो है वो किस तरीके से वेक्ट करता है। K इक्वल टू में आर्हेनियस कांस्टेंट A, याद रखना ये आर्हेनियस कांस्टेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मत लिख लेना, E माइनस EA बाय RT, ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है बच्चे। इसको फिर हमने सॉल्व किया था पूरी, दोनों तरफ लॉग K लेके पूरा समझाया है, हाँ या ना, ये समझाइए ना बात तो भाई, कोई है जिसकी क्लास में ना समझाई हो। लॉग A लिया, इसको सॉल्व किया, माइनस EA बाय RT आता है, हाँ या ना। यस मैम। फिर मैं ग्राफ भी बनाया था, लॉग K वर्सेस 1/T का जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से स्लोप आता है, यहाँ लॉग ले लिया है तो 2.303 से डिवाइड भी करा, EA बाय 2.303 अपॉन में R जो है आपका स्लोप आ जाएगा। मैंने उस टाइम भी बताया था, कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि log K वर्सेस 1/T स्लोप इज दिस, तो यानी कि वो वैल्यू किसकी गिवन है आपको, EA बाय 2.303 R की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, क्या बोल रहा है, एवरेज रेट निकालना है, क्या करोगे, 30 से 60 सेकंड का एवरेज रेट निकालना है, तो कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, 0.17 से 0.31 तक,
टाइम कितने कितने टाइम में चेंज हुई, 60 से 30 के, इन दोनों को डॉट करोगे आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, एवरेज रेट है जो आपका वो निकल जाए। ठीक है, इसमें एक पार्ट और था पर इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो अभी छोड़ देते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लोगे, ए फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, उसके बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, ए की पावर 1 बी की पावर 2। यस मैम। ठीक है बच्चे, ए की पावर रहेगा 1 बी की पावर 2। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम। टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 9 3 टाइम 9 3 टाइम Nine कैसे होगा time. भाई? 9 टाइम होगा। मैम स्क्वायर हो जाएगा तो 9 टाइम हो जाएगा। और कोई रूबी है ना, 9 टाइम हो जाएगा। आशीष यस मैम 9 यस होगा। मैम। बी आपका बी की कंसंट्रेशन है, उसने बोला 3 बी कर दिया मैंने, इसको 3 टाइम बढ़ानी है तो बी की कंसंट्रेशन स्क्वायर किया। के इक्वल टू ए आपका लिखा ए की पावर 1 और बी की पावर 2 और 3 3 जा 9 बाहर निकाला। इस पूरे को मैं, ये पूरा नया आर, ये आर डैश को पुराना वाला आर लिख सकती हूँ मैं इस पूरे को 9। जी मैम। तो क्या हो गया, ये इसका 9 टाइम इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट रेट इफेक्टिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। 4 A और B टाइम्स कितना? 8 दोनों ही इंक्रीज करिए, दोनों की। समझ में आई बच्ची बात? 2A B भी 2B, कितना टाइम इंक्रीज हुआ भाई? 8 टाइम्स 8 हुआ, सबका आ गया 8, है ना? यस मैम। ठीक है, जी मैम। R डैश इक्वल टू हो गया आपका 8R। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, कर लोगे अपने आप। एक किन्नी 2 को कांस्टेंट लो और फिर ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे। ये अगर मैं कल क्लास में करवा दूंगी, देखूंगी। इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ए के रिस्पेक्ट में जो है रेट वो क्या है 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, बी के रिस्पेक्ट में क्या है आपका 0, ऑलरेडी गिवन है ये आपको। अब ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली सॉल्व करके भाई, यस कि मैम। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। यस ठीक है, तो एक बार Yes, खुद ma'am. करके देखना। Yes, ma'am. इसके पीछे जो क्वेश्चन जी, है ये ma'am. खुद करना, कल की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगी। और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें Bye, ma'am. होमवर्क दिया था, में आना चाहिए। ओके, बाय 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 एवरीवन, जस्ट बाय बाय सो लो थोड़ा सा, है ना? गुड इवनिंग मैम। बाय गुड आफ्टरनून मैम मैम। एनसीईआरटी का